आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे वैद्युत चालन, और वैद्युत चालन चैप्टर में जो भी क्वेश्चन 2016 से 20 तक के क्वेश्चन है वो मैं आपको हल कराऊंगा। और इस चैप्टर में सबसे पहले देखा जाए तो हम लोग ऑप्शनल से स्टार्ट करेंगे और छोटे क्वेश्चन, फिर उससे बड़े क्वेश्चन और अंत में सबसे बड़े क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चनों में आप ध्यान देंगे, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कराएंगे उस क्वेश्चन को आप किस मेथड से सॉल्व करना है। आप कुछ चीजें सुन सकते हैं और कुछ चीजें आप लिख सकते हैं। कभी भी मैंने बताया था कि आप वीडियो देखते समय पेन ऐसा नहीं करना चाहिए कि वीडियो देखते समय कि आप चुपचाप केवल वीडियो देखें। अगर ऐसा करेंगे तो कभी भी वीडियो के लास्ट तक नहीं जाएंगे और आप उस समय तो ऐसे भी बीतेगा और समय बीतने के बाद आप उस चैप्टर की एक अच्छी तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी भी चैनल से कोई भी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो हमेशा एक तैयारी करने वाले बच्चे का एक लक्षण होना चाहिए। वो लक्षण क्या होता है कि सबसे पहले वो पेन और कॉपी अपने पास रखे। जिस तरह से वीडियोस के क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं, प्रयास करें उसी के उतने ही समय में वो क्वेश्चन अपने नोट्स पर जो बोले गए फैक्ट हैं उन फैक्टों को और क्वेश्चन के जो सॉल्व करने के मेथड है उसको सॉल्व कर सकें। दूसरी चीज, इस चैप्टर के जितने क्वेश्चंस हैं उसके पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएंगे। आप क्वेश्चंस के पीडीएफ 2016 से 20 तक के सारे क्वेश्चंस को आप पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप केवल क्वेश्चंस को ही क्या करें, क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है उसको ही नोट करें, बाकी जो पीडीएफ है आप उसको डाउनलोड करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा एक इलेक्ट्रॉन का अफवाह वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। तो पहला क्वेश्चन ये देखा जाए तो 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अफवाह वेग। आगे हम लोग अफवाह वेग को डिटेल से अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी मैं इसका केवल सूत्र लिख रहा हूं अफवाह वेग का। अफवाह वेग जो वीडी होता है वो कितना होता है, वो वीडी की वैल्यू अगर देखा जाए तो ये होता है माइनस में ना ले क्योंकि हम लोगों को संबंध देखना है। तो वीडी इक्वल टू सबसे अच्छा ये जो फार्मूला आई वाई यानी ई ए होता है। एक सिंपल अगर धारा के बीच देखें तो ये होता है आई बाई एन ई ए, लेकिन अगर हम लोग इसको एक्सचेंज कर दें और वी डी इक्वल टू हम लोगों को मिलेगा ई टाउ वी अपॉन एम एल, है ना। तो हम लोग इस फार्मूले में अगर देखा जाए तो एक चीज पढ़ा है हम लोग कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभव प्रवणता क्या होती है, विभव प्रवणता विभव बटे लंबाई की अनुपात को विभव प्रवणता बोलते हैं। और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको ई अगर हम लोग मान लें, इसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई मान लें तो हम लोगों को मिलेगा वी डी इक्वल टू ई टाउ एम इंटू ई। और अगर बात करें एक इलेक्ट्रॉन का अफवाह वेग, दरअसल यहाँ पर ई जो है एलिमेंट्री चार्ज वो बदलेगा नहीं और द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का बदलेगा नहीं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेशन पूछ रहा है। यदि मान लिया जाए टाउ जो होगा, आगे हम बताएंगे, टाउ जो है श्रांत काल है ना। तो जो अगर श्रांत काल भी नहीं बदलता है तो इसका मतलब ये टोटल वैल्यू हम लोग कांस्टेंट ले सकते हैं। ये सारी वैल्यू जितनी भी दिखाई दे रही है हम लोग कांस्टेंट ले लेंगे। अगर इसको कांस्टेंट लेंगे तो वीडी हम लोगों को समानुपाती मिल जाएगा ई की, है ना। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप ये फार्मूला याद रखेंगे क्या, कि वीडी इक्वल टू क्या होता है, ई टाउ वी बटे एम एल। तो इसका आंसर आप कर पाएंगे इससे। तो यहां पर अगर जो ऑप्शन दिखाई देगा वीडी समानुपाती ई के, वही टिक करेंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं बी जो है, बी ऑप्शन बी समानुपाती ई के, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और क्वेश्चन का आंसर देते समय हमेशा क्वेश्चन का प्रश्नोत्तर संख्या, ऑप्शन और जो उत्तर हो जरूर लिखें, जिससे आपका जो क्वेश्चन का आंसर पर जो नंबर मिलना है अच्छा नंबर देगा। बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं वो हमेशा आपको अच्छा नंबर देते हैं, इसलिए बहुविकल्पी प्रश्न को हमेशा, मैंने बताया था कि आंसर शुरू में मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम टाइम में आप कंफ्यूज हो और कंफ्यूज होते समय इसका आंसर ये हो सकता है, वो हो सकता है, कुछ नहीं, ऐसा ना करें। एग्जाम के अंतिम 10 मिनट केवल बहुविकल्पी को ही दें और उस 10 मिनट या 5 मिनट में आप बहुविकल्पी का आंसर दे करके कॉपी सबमिट कर दें, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं बाद में कुछ सुनगुन जब क्लास में चलता है तो कोई कहता है नहीं ये सही है, नहीं वो सही है, तो आप चुप रहिए, आंसर मत दीजिए, केवल क्वेश्चंस नंबर डाल करके उनका आंसर छोड़ देना चाहिए। और छोड़ने के बाद जब आपको समय, अंतिम समय जब रहे, घड़ी का टाइमर में आप सेट किए रहेंगे समय डिवाइडेशन, तो आप उस अनुसार उसका आंसर लास्ट में लिख दीजिए, क्योंकि आप उस पर उसको सॉल्व करिए और आपको जो सही आता वही टिक करिए। क्लास में क्या कहा जाता, क्या कहा जाता उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि बाहर निकलने के बाद
आपको यही दिक्कत होता है कि मुझको ये क्वेश्चन ये सही मुझे आ रहा था, लेकिन क्लास में किसी के बताने के कारण मैंने इसका आंसर ये कर दिया। ये इस चीज को आप जरूर ध्यान दें जो मैंने बताया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं, उसका नया प्रतिरोध है। ठीक है, 50 ओम प्रतिरोध कर रहा है तो हमको आर की वैल्यू दे रहा है 50 ओम, है ना। उसका नया प्रतिरोध, तो लंबाई जब दुगनी करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को जो याद रखना चाहिए, जब किसी एक ही तार से तार खींचा जाता है, एक ही तार से तार खींचते हैं तो जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई के वर्ग के समानुपाती होता है। अगर प्रतिरोध लंबाई के वर्ग के समानुपाती है तो हम लोग लिख सकते हैं R1 बटे R2 L1 बाई L2 का होल स्क्वायर, दो परिस्थितियों के लिए। अब यहाँ पहले जो प्रतिरोध है वो 50 ओम है, दूसरा प्रतिरोध हम लोगों को पता करना, L1 मान लेते हैं L है और लंबाई को दुगुना कर देते हैं 2, L से L कैंसिल आउट करेंगे तो ये वर्ग करने पर 1/4 हो जाएगा, है ना, 50 बटे R2। तो यहाँ से R2 की वैल्यू आएगी 5 चौका 20, गुणा कराएंगे तो 200 ओम आए। तो ऑप्शन जो डी है इसका सही करेंगे 200। आगे क्वेश्चन देखते हैं। करा किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल किस बात पर निर्भर करता है। तो हम लोग समझ लें प्रतिरोधकता और चालकता क्या है। देखिए चालक की जो प्रतिरोधकता होती है, हम बात करें अगर चालक की प्रतिरोधकता की, तो चालक की जो प्रतिरोधकता है वो विशिष्ट प्रतिरोध को ही चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसी को हम लोग चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। तो R इक्वल टू हो जाएगा रो L बाई ए, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो प्रतिरोधकता रो इक्वल टू मिल जाएगा RA बाई L, है ना। चालकता क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग चालकता कहते हैं। तो चालकता अगर देखें, मान लिया अगर ये G है तो 1/R के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो रो को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध या कह सकते हैं प्रतिरोधकता। अभी करा इसका मल्टीपल गुणा करा दीजिए। अगर हम लोग रो इंटू जी लेंगे तो हम लोगों को मिलेगा RA बाई L इंटू RA बाई L इंटू R 1/R। तो यहां से प्रतिरोध कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो रो इंटू जी की वैल्यू हम लोगों को मिला कितना, A बाई L मिला। ठीक है, अगर रो इंटू जी की वैल्यू A बाई L है तो यहां से पूछा है किस पर निर्भर करता है, ठीक ना। तो एक चीज है कि लंबाई पर बात कर रहा है कि लंबाई पर, है ना, पूछ रहा है कि लंबाई पर निर्भर करेगा, ये कुछ नहीं। लंबाई पर निर्भर करेगा कि ताप पर निर्भर करेगा, किसी पर निर्भर नहीं करेगा कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। ठीक है, देखते हैं। अगर इस चीज मान लेते हैं कि अगर किसी चालक की प्रतिरोधकता, अगर वो चालक है तो चालक का जो प्रतिरोधकता है वो किस पर निर्भर कर रहा है। मान लेते हैं इसको हम लोग चालक का पाई आर स्क्वायर या अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ले लें। तो जो क्षेत्रफल है वो क्या है, वो लेंथ से ही बनेगा, है ना। जो हम लोग, चूंकि ये चालक का लेंथ ही है, ठीक, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो हमारे कहने का मतलब यहाँ पर एक जो बीमा होगा वो क्या होगा, कट जाएगा। अर्थात यहाँ अगर हम लोग क्षेत्रफल को लंबाई गुणे चौड़ाई लें तो हमें एक चीज दिखाई देगा कि जो लंबाई है लगभग ये क्या होगा, कट जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, एक लेंथ ही मिलेगा, है ना। तो लेंथ मिलेगा मतलब एक तरह की और लंबाई ही मिलेगी। तो लंबाई अगर मिलती है तो लंबाई के अनुसार हम लोगों को जो प्रतिरोधकता और चालकता उसका गुणांक हमको दिखाई दे रहा लंबाई के बराबर आ रहा है। इसका मतलब इसका गुणांक जो है लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अगला। करा किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता होगी। तो तार का प्रतिरोध 500 ओम का रहा, तो 500 ओम अगर तार का प्रतिरोध कर रहा है तो इसका मतलब हम लोग R की वैल्यू अगर 500 ओम ले लें और वैद्युत चालकता, है ना, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग वैद्युत चालकता बोलते हैं R। तो यहाँ पर 1/500 अगर हम लोग लेंगे तो भाग देने पर हम लोगों को मिलेगा 0.0002, है ना, 2 अंक इसके नाते। ठीक, ऐसे भाग दे सकते हैं, आपको आसानी होगी कि इसको लिख दें क्या, 1/5 गुणे 10 के घाते 2, और आसान बनाने के लिए इसको लिख सकते हैं 5 दूना 10, 0.2 बार जाएगा गुणे 10 के घाते -2, -2 जीरो देगा तो ये हो जाएगा 0.002, है ना, ओम। तो ये जो ऑप्शन सही है वो डी आपको दिखाई दे रहा है। तो डी ऑप्शन को आप सही कर सकते हैं, 0.002। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा एक 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, जितना भी उस पर वाट दिखाए तो सबसे पहले आप क्या काम ये करिए कि जो इसका रेजिस्टेंस है कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि वो बल्ब का वो नियत रेजिस्टेंस होता है उसी पर बनाया गया। तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जानते हैं R इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई P। तो प्रारंभ में ये 220 वोल्ट तक चल सकता है और 100 वाट 220 गुणे 220 करेंगे और 100 वाट, तो ये कैंसिल आउट होगा तो आपको मिलेगा मल्टीपल इसका 484। ठीक है, R की वैल्यू मिल जाएगी। अब पूछ रहा है 110 वोल्ट की सप्लाई। अब 220 वोल्ट तक वो सप्लाई ले सकता है, लेकिन उसको जोड़ा गया है कितना 110 वोल्ट, तो उसी सप्लाई में से ऊर्जा को व्यय करेगा, है ना। अब बराबर क्या कर सकते हैं, P बराबर यहां से अगर निकालें तो V स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा R। वोल्टेज हमने 110 का दिया है ना, और हम लोगों का रेजिस्टेंस जो बल्ब है उसका है 484। अगर यहाँ 484 ले लें तो हम लोग काट भी सकते हैं इसको लिख सकते हैं 11 ग्राम 121 गुणे 100 ऐसे लिखते हैं, इजी होगा। और 484 121 चौका 484 हो जाएगा, और 4 से इसको काट देंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा। तो P की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी 25 वाट, है ना। 25 वाट ऐसे लिखेंगे, ओम है ये 25 वाट। तो जो बल्ब जोड़ा गया है वो 110 वोल्ट की सप्लाई पर वो बल्ब 25 वाट की ऊर्जा की खपत करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन प्रतिरोध के प्रतिरोध का मान। देखिए दरअसल ये क्वेश्चंस आपके अब की बार सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते तो भी कोई बात नहीं। दरअसल ये कार्बन प्रतिरोध जो बनाया गया है उसके आधार पर हम लोग विभिन्न जो चालक जो बनाते हैं उनकी एक निश्चित प्रतिरोध निर्धारित करते हैं और उनका एक निश्चित क्रम होता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को अभी छोड़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है। ठीक है, 24 ओम प्रतिरोध का तार है और समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है। तो ठीक है, मान लेते हैं अगर समबाहु त्रिभुज में मोड़ा जाएगा, और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। प्रत्येक भुजा बराबर होने का अर्थ ये हो गया कि बराबर भाग जो 24 ओम का प्रतिरोध है वो 3 भाग में बढ़ जाएगा, है ना। तो हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लोग दरअसल ये ऑप्शनल क्वेश्चन है तो इसमें लिख के लगाने की आवश्यकता नहीं, केवल हम लोग वैसे ही न्यूमेरिकली आपको सॉल्व करा देते हैं। जब अति लघुत्तरी या अन्य क्वेश्चन होगा तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व करें। तो ये बराबर भागों में बटेगा, तो 3 भाग अगर देखें तो अगर देखा जाए तो 3 भाग इसके 8-8 ओम के आए, है ना। अब कह रहा है कि किन्हीं 2 किनारों पर, तो 2 किनारे क्या ले सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ A और इसको मान लेते हैं B। तो हम लोगों को यहाँ दिखाई देगा एक श्रेणी क्रम और उसके बाद समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो ENR के क्या होता है, बराबर हो जाता है। ENR का मतलब 16 ओम, और ये समांतर क्रम कितना 8 ओम, है ना। अब A और B जो है कि बीच जो प्रतिरोध है वो किस क्रम में हो जाएगा, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में किन्हीं 2 प्रतिरोधों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1 R2 बटे R1 प्लस R2 होता है ना। तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा 16 गुणे 8 बटे, यहाँ 8 जोड़ेंगे तो ये 24 हो जाएगा, तो 8 3 24। तो यहाँ से हम लोग R इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस मिला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला वो कितना मिला 16/3 ओम, है ना। तो 16/3 ओम ऑप्शन सही है, इसको आप सॉल्व कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में दिए गए परिपथ बिंदु P और Q के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कभी भी जिन बिंदुओं के बीच प्रतिरोध पूछता है आप उन्हीं की बात करेंगे, अन्य उनके बीच अन्य भी प्रतिरोध दिए होंगे तो उनको यूज नहीं करना। इसका मतलब इस फिगर की सहायता से जो हम लोग देख पा रहे हैं इसमें इस आर की कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि इतने दूर का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। और कभी भी समान यन प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो जो इक्विवेलेंट होता है इसको हमेशा याद रखिएगा R/N के क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर देखा जाए तो R तो दिखाई दे रहा है 2 बार है तो R/2, है ना। तो इसका ऑप्शन जो है ये ऑप्शन हम लोग सही रखें। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए।
देखिए क्वेश्चन क्या है, छोटा क्वेश्चन है, संबंध स्थापित करने के लिए नहीं कर रहा है, केवल ये कह रहा है कि उनके बीच का क्या लिखिए, संबंध लिखिए अनुगमन वेग के बीच। तो हम लोग अनुगमन वेग के बीच अगर संबंध लिखेंगे तो VD बराबर जो होता है, याद रखेंगे, I/NEA, किसके बीच, विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग। तो VD बराबर I/NEA, ये क्या होता है, ये धारा और क्या अनुगमन वेग के बीच का सूत्र है ना। ये सामान्य जो फार्मूला हम लोग जब डिराइव करते हैं तो सबसे पहले यही आता है, बाद में हम लोग क्या करते हैं, उनका चाल लेकर के हम लोग इसको क्या करते हैं, अन्य भागों में बदलते हैं। तो जैसे इसी के पहले मैंने आपको एक चीज बताया था, VD इक्वल टू, अभी इसके पहले हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, पीछे देखिए एक फार्मूला अभी मैंने बताया यहाँ पर, जो VD होता है E/τ/V/ml के क्या होता है, बराबर होता है। तो यही फार्मूला आप फिर यहाँ लिख देंगे, E/τ/V/ml के क्या करेंगे, इसको बराबर कर देंगे। तो यहां से VD इक्वल टू, अभी हम आगे प्रूफ भी इसको कराएंगे, E/τ/V/ml के क्या करेंगे, इसको बराबर कर देंगे। ये वाला फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि यही क्या है, अनुगमन वेग और विभवांतर के बीच का संबंध है। लेकिन कभी भी अतिलगित प्रश्नों में अगर दिए दे तो जो संकेत होते हैं, है ना, उन संकेतों का अर्थ जरूर बता देना चाहिए। इसका मतलब फार्मूला जब हम लोग लिख लेंगे तो फार्मूला लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे, जहां VD को बताएंगे, VD अनुगमन वेग या अपवाह वेग है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग है, और इसके बाद E जो है वो मूल आवेश है, जिसका मान हम लोग लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻19, है ना। उसके बाद कैपिटल V को हम लोग बता सकते हैं, लगाया गया विभवांतर है ना, और यहीं पर स्मॉल m को हम लोग यूज कर सकते हैं, द्रव्यमान है, किसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। जो इलेक्ट्रॉन हम लोग वहां पर प्रवेश कराए हैं या इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है उसी का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और यहां पर L जो है हम लोग लिख लेंगे कि जो चालक तार लिए हैं उसकी लंबाई, जो चालक तार में हम लोग इलेक्ट्रॉनों को मूव करा रहे हैं उसी की लंबाई लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई, ठीक है। तो इतनी बातें अगर लिख देंगे तो अतिलघुत्तरी छोटे प्रश्न होते हैं, इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, करा आवेश वाहकों की गतिशीलता की परिभाषा बताइए तथा इसका मात्रक लिखिए। चलिए देखते हैं कि आवेश वाहक गतिशीलता की परिभाषा। गतिशीलता मोबिलिटी जो देखा जाता है, मोबिलिटी मतलब आवेश की जो गतिशीलता वो क्या होगी। तो जो गतिशीलता होता है आवेश की गतिशीलता, इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं, और म्यू की जो वैल्यू होता है वो E/VD के बराबर होता है, सॉरी VD/E के क्या होता है, बराबर गतिशीलता। तो गतिशीलता जो है म्यू इक्वल टू VD/E के क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये VD/E के बराबर है तो हमें यहाँ बताना होगा कि परिभाषा, देखिए कभी भी परिभाषा देना हो और परिभाषा अगर आपको नहीं याद है तो सूत्र से भी परिभाषाएं बन सकती हैं। यहाँ से कभी भी जो नीचे की वैल्यू होती है उसको एकांक लेते हैं। तो एकांक लेने का मतलब यहाँ E हमको वैद्युत क्षेत्र दिखाई दे रहा है, तो हम लोग इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग कह सकते हैं एकांक वैद्युत क्षेत्र में, एकांक वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है, क्षेत्र में उपस्थित, एकांक वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग होता है, अनुगमन वेग, उसी को हम लोग बोलते हैं गतिशीलता, गतिशीलता का। अगर देखा जाए तो इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मात्रक को निकालने के लिए जो अनुगमन वेग है VD, है ना, अनुगमन वेग, अगर म्यू का मात्रक लिखेंगे अगर हम लोग
तो Vd जो होता है, Vd मीटर प्रति सेकेंड होगा, है ना, तो सेकेंड नीचे जाएगा, और जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो प्रति मीटर जो नीचे ऊपर जाएगा तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ म्यू का मात्रक जो आएगा मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड आएगा, ठीक है। यहाँ म्यू का जो मात्रक होगा वो मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड होगा। तो इतनी बातें लिखेंगे, क्योंकि इसमें छोटा ही लिखेंगे, बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखेंगे, इसमें अतिलघुत्तरी प्रकार के प्रश्न है, तो उसका डेफिनेशन, सूत्र और मात्रक, हो सके तो आगे बढ़ा करके बीमी सूत्र भी बता दीजिए, बस इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन के श्रांति काल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। आगे जब हम लोग फार्मूला ओम के नियम का सत्यापन करेंगे तो वहां पर हम लोगों को एक चीज मिलेगा, R इक्वल टू ml अपॉन Na स्क्वायर ए टाउ, ml अपॉन Na स्क्वायर ए टाउ। टाउ क्या होगा? टाउ को ही श्रांत काल बोलते हैं, है ना। तो R समानुपाती होगा 1/, किसके? टाउ की। अब दूसरी बात करते हैं ताप का प्रभाव। और एक चीज हम लोग जानते हैं कि R जो होता है, ताप वृद्धि से प्रतिरोध बढ़ जाता है। जो प्रतिरोध है वो ताप क्रम के क्या होता है? समानुपाती होता है, और ये समानुपाती 1/, टाउ की। तो यहां क्या दिखाई दिया कि जो ताप है वो जो हम लोग टाउ ले रहे हैं श्रांति काल, उसके व्युत्क्रमानुपाती है। अब पूछा है कि ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो ताप के प्रभाव की व्याख्या करने के लिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जब हम लोग ताप बढ़ाएंगे, है ना, तो श्रांत काल क्या होगा? घटेगा। अगर हम लोग ताप को घटाएंगे तो श्रांत काल क्या होगा? इसको लैंग्वेज में लिख लेंगे, क्योंकि जो ताप है वो व्युत्क्रमानुपाती है श्रांत काल के। अतः हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर श्रांत काल घटेगा और ताप घटाने पर श्रांत काल बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आप देंगे। अगला क्वेश्चन देखें। करा ताप वृद्धि के साथ धातु की प्रतिरोधकता में वृद्धि की व्याख्या कीजिए। देखिए व्याख्या कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि वृद्धि प्रतिरोधकता की वृद्धि, प्रतिरोधकता क्या होता है? ताप वृद्धि की बात कर रहा है और साथ साथ धातु की प्रतिरोधकता की बात कर रहा है। अभी मैंने बताया था कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसी को हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। तो प्रतिरोधकता R इक्वल टू हम लोगों को पता है ताप वृद्धि के साथ धातु की प्रतिरोधकता में वृद्धि। R इक्वल टू हम लोग जानते हैं रो L बाई ए होता है। R की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? रो L बाई ए के बराबर होती है। इसका मतलब R प्रतिरोधकता R रो के क्या है? समानुपाती है। और अभी मैंने बताया कि जो ताप वृद्धि की जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध क्या होता है? ताप वृद्धि के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो यहां से हम लोगों को क्या दिखाई दिया? इसी के पहले हम लोग क्वेश्चन में क्या देखें कि जो प्रतिरोध है वो ताप वृद्धि के समानुपाती होता है। तो ताप वृद्धि के अगर समानुपाती है तो हम लोगों को यहां से ताप वृद्धि अगर मान ले डेल्टा टी है तो R समानुपाती किसके? डेल्टा टी के। तो हम लोग फार्मूला लिख के आंसर कैसे करेंगे? आंसर करने के लिए आप ऐसे कुछ इस तरह से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आंसर कैसे लिखें? क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध अगर किसी चालक का प्रतिरोध R मान लें और उसकी प्रतिरोध की चालक की लंबाई L और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A मान लें, तो हम लोगों को एक चीज मिलेगा, R जो होता है, जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती चिन्ह हटता तो एक नियतांक आता है रो L बाई ए, जहां रो किसी जो चालक रो जो होता है वो किसी भी चालक के लिए नियतांक होता है, चालक पदार्थ के लिए नियतांक होता है ना। अगर वो तांबे का है तो तांबे का एक निश्चित प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध होता है। अगर वो लोहे का है, चाहे इसी प्रकार किसी अन्य पदार्थ का है, तो उसका एक निश्चित प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? किसी पदार्थ के लिए रो क्या होता है? नियत होता है ना।
तो उस समानुपाती गुणांक हो गया। इसका मतलब आर डिपेंड कर रहा है किस पर, रो पर। और दूसरी चीज आर जो प्रतिरोध होता है वो ताप वृद्धि के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब हम ताप वृद्धि करते हैं तो किसी भी चालक की ताप वृद्धि करने से उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। किसी भी चालक तार की ताप वृद्धि करने से उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। इस बात को लिखेंगे। आगे क्वेश्चन, करा मैग्नीन का उपयोग प्रामाणिक प्रतिरोध को बनाने में क्यों किया जाता है। देखिए दरअसल मैग्नीन एक प्रकार का पदार्थ है जो क्या करता है कि अगर तापांतर कहीं आया तो तापांतर के बाद भी वो अपना जो नेचर है वो ज्यादा प्रभावित होने नहीं देता। नेचर का मतलब अगर उसका एक प्रतिरोध है तो कुछ टेम्परेचर डिफरेंस होने पर भी उसका प्रतिरोध प्रभावित नहीं होता। जैसे अगर कोई बल्ब हम लोग यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि मैग्नीन का उपयोग प्रामाणिक प्रतिरोध, जैसे मान लिया जाए कि अगर हम लोग किसी गर्म स्थान पर, जैसे हम अपने इंडिया की ही बात करें तो गर्म स्थान कोई ले लें, जैसे हम लोग गर्म स्थान हम लोग दक्षिणी भारत का ले लें और एक ठंडा स्थान हम लोग जम्मू कश्मीर ले लें, और उसी पदार्थ को उसी सेम टाइम पर अगर हम लोग दक्षिणी भारत या हम लोग जम्मू कश्मीर में रखेंगे तो वहां पर दिखाई क्या देगा, टेम्परेचर डिफरेंस तो होगा लेकिन जो प्रतिरोध है वो ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। और साथ साथ क्या होता है, तो हम लोग आंसर क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि मैग्नीन पदार्थ से बना जो चालक है उसका प्रतिरोध कुछ विशेष तापांतर पर इसका मान बदलता नहीं है। और दूसरी चीज ये लिखेंगे कि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, और साथ साथ इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। इसीलिए हम लोग मैग्नीन का उपयोग प्रामाणिक प्रतिरोध को बनाने में करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, करा धारा घनत्व विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध लिखिए तथा इससे विशिष्ट चालकता का मात्रक निकालिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं धारा घनत्व जो होता है, इस क्वेश्चन को देखा जाए, बहुत बार पूछा। धारा घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं और J बराबर होता है एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। विशिष्ट चालकता क्या होता है, विशिष्ट चालकता रो होता है ना, विशिष्ट चालकता सिग्मा होता है ना, और सिग्मा जो होता है 1/रो के क्या होता है, व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र जो होता है, वैद्युत क्षेत्र ई का मान क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र ई का मान होता है, ई का मान हमें इसके बीच संबंध स्थापित करना। तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, यहां से आप कर सकते हैं, इनका मल्टीपल कर दें, सिग्मा इंटू जे ले लीजिए, या ऐसे कर सकते हैं इसको। जो दोनों समीकरण हैं, इन दोनों समीकरण में अब जे में इससे भाग दे दीजिए, किसे, रो से, विशिष्ट चालकता सिग्मा से भाग दे दीजिए, तो आपको आई बराबर मिल जाएगा, I/A इन में डिवाइड करना है, I/A में हमने डिवाइड कर दिया किससे, 1/रो से, है ना। तो हम लोगों को यहां से मिल जाएगा क्या, रो I/A। आगे इसको बढ़ा सकते हैं, रो I/A को, रो I/A को क्या लिख सकते हैं, देखिए रो I/A में हम लोग क्या करें, इसमें L का मल्टीप्लीकेशन करा दे रहे ऊपर नीचे, है ना। L का देखिए किताबों में किसी और ने तरीके से प्रूव किया होगा, हम दूसरे तरीके से प्रूव करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग केवल डेफिनेशन पर ही चल रहे हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, इसको देखिएगा, हम लोग पढ़े एक चीज, रो L/A को हम लोग R कहते हैं, है ना, R बराबर होता है रो L/A, तो ये हो जाएगा RI/L। अब ध्यान दीजिएगा J/ सिग्मा की वैल्यू हम लोगों को मिली। दूसरी चीज हम लोग पढ़े हैं V बराबर I, है ना, तो अगर हम लोग यहाँ V बराबर IR रख देंगे तो J/ सिग्मा ही लेते हैं, तो यहाँ V/L। और आगे हम लोग एक चीज और पढ़े हैं, विभवांतर बटे लंबाई विभव प्रवणता, और विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो इसकी जगह E रख देंगे,
तो आपको J बटे सिग्मा इक्वल टू ई मिल जाएगा, या हमको एक संबंध मिल जाएगा धारा घनत्व सिग्मा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक संबंध मिल जाएगा J बराबर सिग्मा इंटू ई, है ना। विभिन्न विभिन्न जो बुकें होंगी उसमें प्रूफ अलग अलग होगा, है ना। जो आपको इजी लगे कर सकते हैं। हमको लगता है इस मेथड से करेंगे तो आपको फार्मूलाज भी याद होंगे और आसानी से आप संबंध स्थापित कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज और उसमें पूछा, क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन में और भी पूछा संबंध के साथ साथ इससे विशिष्ट चालकता का मात्रक निकालिए, ठीक है। हम विशिष्ट चालकता का हम लोग मात्रक निकाल लेते हैं। जो यहां विशिष्ट चालकता सिग्मा जो है, सिग्मा की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं J बाई ई, है ना। सिग्मा की वैल्यू हम लिख सकते हैं J बाई ई, और मात्रक लिखना है तो धारा घनत्व का मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, है ना। तो यहां से मीटर को वोल्ट प्रति मीटर लेंगे। अगर हम लोग यहाँ मीटर को ऊपर ले जाएं तो एम्पियर मीटर हो जाएगा, और एम्पियर मीटर में यहाँ जो मात्रक है कट जाएगा, एक तो मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो हम लोगों को मिल जाएगा ऊपर एम्पियर और नीचे वोल्ट मीटर, वोल्ट और मीटर, है ना। यहां से हम लोगों को मात्रक मिल जाए एम्पियर प्रति वोल्ट मीटर, ठीक। यही मात्रक लिख करके भी छोड़ सकते हैं, या इस मात्रक को चाहे तो आगे भी बढ़ा सकते हैं, वोल्ट को चेंज कीजिए जूल उल में, लेकिन यही छोड़ दे तो अभी कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। एम्पियर प्रति वोल्ट मीटर। आगे देखते हैं। करा अनोमी प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए तथा एक इसका उदाहरण लिखिए। देखिए ओम है, ओम ने एक नियम बताया था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था स्थिर और निश्चित रहे तो उस पर लगाए गए विभवांतर और बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत होता है ना। अगर नियत नहीं है तो वो अनोमी प्रतिरोध होगा, ठीक। तो कह रहा अनोमी प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा चालक है जिसपे हम लोग क्या कर रहे हैं, ओम का नियम ऐसे लिखेंगे भी बराबर, चूंकि ओम के अनुसार ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ओम के अनुसार हम लोग लिखेंगे ओमी परिपथ के लिए, या ऐसे लिख सकते हैं ओमी परिपथ के लिए क्या होना चाहिए, जो विभव और धारा उसका अनुपात क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। लेकिन ओमी परिपथ में अगर विभव और धारा का अनुपात नियत है तो हम लोग लिखेंगे कि यदि किसी परिपथ में हम लोग विभव, यदि किसी परिपथ में प्राप्त लगाए गए विभव और प्राप्त धारा का मान नियत नहीं है तो ऐसे परिपथ को हम लोग अनओमी परिपथ कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख पाएंगे कि जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे डायोड और ट्रायोड वाल्व का, तो वहां आप देख पाएंगे कि कुछ समय बाद जब उसका ताप प्रभाव के कारण कुछ समय बाद ये विचलन प्रदर्शित करेंगे। उसका ग्राफ जब खींचेंगे डायोड या ट्रायोड वाल्व का तो आपको देखने को मिलेगा वहां पर वो विचलन प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। अगला देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, यदि इसे मूल लंबाई के n गुना खींचा जाता है तो इसे खींचे हुए नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो नए तार का प्रतिरोध हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए दरअसल ये नए तार का जो प्रतिरोध होता है वो R, मान लिया जाए R डैश है तो वो समानुपाती होता है n स्क्वायर इंटू R, है ना। जितना खंड करते हैं उन खंडों के वर्ग के और जो प्रारंभिक प्रतिरोध होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो यही चीज लिखेंगे कि R डैश इक्वल टू n स्क्वायर R। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा ताप बढ़ाने से किसी चालक के प्रतिरोध में वृद्धि दर्शाने वाला समीकरण लिखिए, इसके आधार पर प्रतिरोध के ताप गुणांक को परिभाषित कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज ध्यान रखिए, जब आप चैप्टर पढ़ते हैं क्लास फर्स्ट ईयर में उष्मा चैप्टर, तो उष्मा चैप्टर में एक चीज बताया जाता है कि कोई जब किसी पदार्थ को हम लोग ताप देते हैं तो उसमें प्रसार होता है। अगर पदार्थ रेखीय है तो रेखीय प्रसार होगा, क्षेत्रीय है तो क्षेत्रीय प्रसार होगा, और अगर वो आयतन में है तो उसमें आयतन प्रसार होगा। जहां पर हम लोगों को समझ दिखाई देता है कि
रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा और आयतन प्रसार गुणांक गामा लिया जाता है। अगर इनकी बात करें तो यहां से हम लोगों को जो प्रसार गुणांक है, सभी प्रसार गुणांक का जो फार्मूलाज होता है, प्रसार गुणांक हम लोग लेते हैं वृद्धि, है ना, वृद्धि बटे प्रारंभिक गुणे ताप वृद्धि, है ना। इस चीज को अगर आप याद रखेंगे तो किसी को लिख सकते हैं। अगर रेखीय प्रसार गुणांक की बात करेगा तो हम लोग रेखीय में लंबाई होता है, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप वृद्धि लेंगे। अगर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की बात करेगा तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे ताप वृद्धि लेंगे। अगर आयतन की बात करेगा तो आयतन प्रसार गुणांक बराबर आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे ताप वृद्धि लेंगे। लेकिन यहाँ प्रतिरोध ताप प्रसार गुणांक का रहा है, तो हम लोग प्रतिरोध प्रसार गुणांक की अगर बात कर रहे हैं तो प्रतिरोध प्रसार गुणांक बराबर प्रतिरोध में वृद्धि लेंगे, प्रतिरोध में वृद्धि बटे प्रारंभिक प्रतिरोध ले लेंगे गुणे ताप वृद्धि। अब देखते हैं, यदि मान लिया जाए इसको हम लोग जो प्रतिरोध हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले रहे हैं, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान लेते हैं कि चालक तार का प्रतिरोध R0 है। उसी तरह से मान लेते हैं T डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर प्रतिरोध मान लेते हैं RT है ना, तो टोटल टेम्परेचर में डिफरेंस कितने का आएगा, T डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। डिफरेंस अगर ताप वृद्धि देखेंगे तो टोटल कितना आएगा T। अब देखिए प्रतिरोध प्रसार गुणांक मान लेते हैं अल्फा है, तो अल्फा इक्वल टू वृद्धि कैसे निकालेंगे, RT में से जो प्रारंभिक प्रतिरोध है उसको घटा देंगे, RT माइनस R0 अपान प्रारंभिक प्रतिरोध हम लोग R0 ले लेंगे गुणे ताप वृद्धि, डेल्टा T या T ले सकते हैं, है ना, डेल्टा T या T ले सकते हैं। जो डेल्टा T है वो ताप है। अब ये सूत्र हो गया, वृद्धि दर्शाने वाला समीकरण लिखिए, ये समीकरण हो गया। लेकिन बात कर रहा, आगे भी क्वेश्चन पूछा, इसके आधार पर प्रतिरोध के ताप गुणांक को परिभाषित कीजिए। तो फार्मूला पता है, तो मैंने कहा कि जो भी फार्मूलाज अगर पता हो तो वहां से आप डेफिनेशन दे पाएंगे। कैसे डेफिनेशन देंगे, देखिए इसका डेफिनेशन देने के लिए कोई भी प्रसार गुणांक होगा, यहीं से डेफिनेशन आप दे पाएंगे, ठीक है। अल्फा को हमें परिभाषित करना, तो हम मान लेते हैं कि जो टोटल जो प्रारंभिक प्रतिरोध मान लेते हैं एकांक है, एकांक का मतलब 1 ओम है, और तापक्रम में वृद्धि नीचे की वैल्यू टोटल 1 बना देते हैं, है ना। तापक्रम में तापांतर जो है हमने मान लीजिए पहले से दूसरे तक ले जाने हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड का किया। अगर मान लीजिए तापांतर भी हम लोग परिवर्तन 1 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो ये टोटल वैल्यू नीचे 1 हो जाएगी, है ना। तो अल्फा जो आएगा वो डिपेंड करेगा किस पर, प्रतिरोध में परिवर्तन, ऊपर जो है या प्रतिरोध में वृद्धि के बराबर हो जाएगी। जो प्रतिरोध में जो वृद्धि होगी RT माइनस R0 प्रतिरोध में वृद्धि है प्रारंभ से लेकर के T डिग्री सेंटीग्रेड। डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम है और उसका तापांतर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दे, फिर से सुन सकते हैं, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम है और उसका तापांतर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर देने से जो प्रतिरोध में वृद्धि होगी उसी को हम लोग प्रतिरोध प्रसार गुणांक अल्फा कहें, है ना, उसी को प्रतिरोध प्रसार गुणांक अल्फा। केमिस्ट्री में भी चाहे किसी भी में भी अगर आपको फार्मूलाज याद है तो हमेशा डेफिनेशन देने के लिए नीचे से चलना चाहिए, नीचे से जब चलेंगे डेफिनेशन आसान हो जाए, है ना। तो यहां से फिर एक बार सुन लीजिए नीचे से कि यदि किसी चालक का, जो कि R0 मैंने प्रारंभिक प्रतिरोध बताया, तो यदि किसी चालक का प्रारंभिक प्रतिरोध 1 ओम और ताप में वृद्धि 1 डिग्री सेंटीग्रेड है करेंगे तो उसके प्रतिरोध में जितनी वृद्धि होगी वही रेखीय प्रसार या ऐसे कह सकते हैं प्रतिरोध प्रसार गुणांक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग समझाइए। फिर यही क्वेश्चन दोबारा 2016 में भी किया गया कि अनुगमन वेग व धारा के बीच संबंध स्थापित कीजिए। फिर पूछा गया सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता जो म्यू है J/NE होगा, है ना। कह रहा जहां प्रयुक्त चिन्हों के सामान्य अर्थ है, मतलब जो भी चिन्ह आप उपयोग करेंगे सूत्र के बाद में आप बता देंगे कि इस चिन्ह का अर्थ क्या है। कह रहा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अफवाह वेग के लिए वैद्युत धारा
के पद का व्यंजक की व्युत्पन्न कीजिए। मतलब क्वेश्चन का आंसर एक है, पूछने के तरीके बहुत है ना। तो आप व्यंजक प्राप्त करने का हम मेथड बता रहे हैं, ध्यान से देखेंगे कि आप कैसे अनुगमन वेग का व्यंजक प्राप्त करें। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अनुगमन वेग, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन दे देंगे। सबसे पहला हेडिंग आपका होगा अनुगमन वेग क्या होता है। तो अनुगमन वेग देखा जाए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, या कहीं कहीं इसका नाम अफवाह वेग भी रखा गया, दोनों का डेफिनेशन एक ही हो। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में जो ड्रिफ्ट है, इसलिए वीडी का उपयोग हम लोग आगे चल करके इसका उपयोग करेंगे। तो होता क्या है कि जब किसी चालक को, मान लीजिए कोई चालक है, जैसे हमने एक चालक ले लिया इस तरह, मान लेते हैं एक चालक है यहाँ, और इस चालक की लंबाई L है, टोटल लंबाई L है, चालक की लंबाई मान लेते हैं L, और चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल मान लेते हैं, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल मान लेते हैं A है ना। और मान लेते हैं कि चालक का, अब इसके बाद अब मान लेते हैं इसको हम ले चल करके किसी वैद्युत स्रोत से इसको जोड़ देते हैं, है ना। ये मान लेते हैं PQ एक चालक है, क्योंकि हम लोग अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A यूज कर चुके थे, PQ मान लेते हैं। अब इससे हम मान लेते हैं किसी बैटरी से ही जोड़ देते हैं, है ना। तो होगा क्या कि जब बैटरी से जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद यहां से जो चालक होगा, इस चालक में फ्लो ऑफ चार्ज या करंट होगा, तो यहां से शुरू होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो आवेश का प्रवाह होता है वो हमेशा धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में होगा। तो इस सिरे से PQ अगर ये चालक तार है, तो इस सिरे से क्या होगा, जो यहाँ आवेश होगा वो गतिशील हो जाएगा। वो गतिशील जब होगा तो कहीं किनारों पर, कहीं बीच में, कहीं और ये एक दूसरे से दूसरे इलेक्ट्रॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व अगर यहाँ देखा जाए तो बहुत ज्यादा होगा, तो सभी इलेक्ट्रॉन जब आपस में घनत्व तो ज्यादा है, जब ये गति करेंगे तो एक दूसरे से टकराते रहेंगे। लेकिन टकराने के साथ साथ ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे कभी ना कभी Q से चल करके P तक जरूर पहुंचेंगे, लेकिन यहां तक पहुंचने में उन्हें टक्करों का सामना करना पड़ेगा, और इस अवस्था में वो नियमित गति नहीं कर पाएंगे। अर्थात वो कौन सी गति करेंगे, अनियमित गति करते हैं। तो कभी भी जो गतियां अनियमित होते हैं तो उनको औसत के रूप में लिया जाता है। आगे जब हम लोग औसत वेग निकालेंगे, उसी को हम लोग अनुगमन वेग कहेंगे। लेकिन डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन के लिए जब किसी चालक को हम लोग, चालक में इलेक्ट्रॉनों का या आवेश का प्रवाह करते हैं, तो आवेश के प्रवाह में जो आवेश होता है परस्पर टक्कर के पश्चात वो क्या करता है, उसकी गति कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, कभी बढ़ जाती है, और एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में वो अनियमित तथा अनियंत्रित गति करते हैं। इसी अनियमित या अनियंत्रित गति के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। तो हमें जरूरत है कि अनुगमन वेग, ये डेफिनेशन आप लिख देंगे। और यहां पूछा है कि व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। हमने L लंबाई ले लिया, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A ले लिया। अब ये Q से P तक चल करके आवेश आ रहा है। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो N है। एकांक आयतन का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, एकांक आयतन का इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो मान लेते हैं वो N है ना। तो पूरे आयतन का हम लोग इलेक्ट्रॉन घनत्व जब आवश्यकता पड़ेगी कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखते हैं कि हमें धारा चाहिए, तो चालक में हम लोग लिखेंगे चालक में बहने वाली धारा। सबसे अच्छा यहीं से स्टार्ट करें। तो जो धारा होगी I होगी, अगर मान लेते हैं चालक में बहने वाली धारा I है, तो I की वैल्यू क्या होता है जानते हैं हम लोग, एकांक समय में प्रवाहित आवेश को धारा कहते हैं। हम लोग एक चीज जानते हैं, एकांक समय में जो प्रवाहित आवेश होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं।
कभी भी प्रवाहित आवेश हम लोग जानते हैं कि कितना होता है, प्रवाहित आवेश होता है Q बराबर Ne, अर्थात अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लें, है ना, और उसमें E का मल्टीपल करा दें तो हमें निकल जाएगा क्या, आवेश का मान। अब हम आवेश को कैलकुलेट करने चले तो हम मान लेंगे कि यहां से एकांक आयतन जो प्रवाहित आवेश है उसकी वैल्यू हम निकालने जाते हैं, तो हम लोगों को एन की वैल्यू चाहिए, है ना, तो एन की वैल्यू निकालना होगा, तो हम लोग निकालेंगे एकांक समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हमें पता हो और उसमें हम लोग मल्टीपल करा दें किसका, मूल आवेश का, तो हमें आवेश की वैल्यू पता चल जाए, Q बराबर Na के आंसर। एकांक समय प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालें, देखिए एकांक समय प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमें देखना होगा, चूंकि वो आयतन से घिरा हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, एकांक लिखेंगे, एकांक समय में तय आयतन, ऐसे निकालेंगे, तय आयतन गुणे, है ना, उसमें एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को गुणा करा दें तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगी। एकांक समय या इलेक्ट्रॉन घनत्व लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना, और गुणे जितना आयतन तय करेगा उसमें आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे ई ले लेंगे। देखिए तय आयतन निकालना, और बेलन का जो ये बेलन होगा, एक तरह से तार बेलन होगा, और बेलन का आयतन जो होता है वो हम लोग कह सकते हैं बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो हम लोग जो आयतन तय करवाएंगे वो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से कराएंगे, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिखेंगे, और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो एक समझ लें इस तरह से कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रहा है, तो हम लोग लिखेंगे एकांक समय में, एकांक समय में तय लंबाई, है ना, एकांक समय में तय लंबाई को, और यहाँ एकांक समय में इलेक्ट्रॉनों की, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैंने पहले ही इलेक्ट्रॉन घनत्व बता दिया Ne, है ना। देखिए एक n क्या होता है, Q बराबर Ne में एक n होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर क्या माना है, इलेक्ट्रॉन घनत्व n को, ठीक है। अब बात आती है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हमने कितना माना, A माना, ठीक। बात आती है एकांक समय में तय लंबाई, हम लोग डेफिनेशन जानते हैं, वेग का जो डेफिनेशन होता है वो वेग का डेफिनेशन होता है एकांक समय में चली गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो चाल है वो चाल ना होकर के क्या है, अनुगमन वेग है, तो हम लोग एकांक समय में तय लंबाई को हम लोग कह सकते हैं क्या, अनुगमन वेग कह सकते हैं, अनुगमन वेग कह सकते हैं, है ना, और ये क्या हो जाए इंटू Ne, ठीक। और अनुगमन वेग को मैंने किससे डिफाइन करवाया, अनुगमन वेग को प्रदर्शन Vd से करवाया, तो यहां से हम लोगों को एक क्रम में अगर हम लोग लिखेंगे तो I बराबर हम लोगों को Ne मिला, A भी मिला और इंटू Vd, तो यहाँ से धारा, प्रवाहित धारा और अनुगमन वेग के बीच का संबंध मिला। किताब में अगर आप देखेंगे तो उसका तरीका अलग है ना, लेकिन आप इस मेथड से करेंगे तो इस बात को समझ पाएंगे कि हमें आगे करना क्या है, क्योंकि किताब का जो सॉल्यूशन हमने करें गलत है, वो सही है, लेकिन आपका टारगेट क्या हो उसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमें किस टारगेट तक पहुंचना है, लेकिन जिस मेथड से मैंने बताया अगर इस पर चलेंगे तो आप डायरेक्टली टारगेट तक पहुंच जाएंगे कि हाँ हमको इस तरह से प्रूव करना। तो हम कहेंगे कि आप इस मेथड का यूज करिए और इस मेथड से धारा और जो अनुगमन वेग है उसके बीच संबंध स्थापित कर लीजिए, ठीक है। आगे फिर देखते हैं इस क्वेश्चन में पूरा कहा क्या, और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसी चीज का हम लोग आगे आवश्यकता पड़ेगी तो उपयोग करेंगे। अफवाह वेग तथा वैद्युत धारा के पद में व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए, कर दिए। एक चीज इसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता म्यू बराबर J अपॉन Ne इंटू कैपिटल E को भी बताना। अब देखते हैं कि मान लिया जाए कि हम लोग जानते हैं कि जो गतिशीलता होती है
वो गतिशीलता क्या होती है? गतिशीलता म्यू बराबर अभी हमने बताया था VD बाई ई, है ना। तो गतिशीलता लिखेंगे, गतिशीलता का मान लिखेंगे म्यू इक्वल टू VD बाई ई लिखेंगे, है ना। तो म्यू इक्वल टू VD की वैल्यू यहाँ से अगर हम लोग निकालें तो VD बराबर हम लोग को मिल जाएगा I बाई एन ई ए, है ना। तो I बाई एन ई ए इंटू कैपिटल ई है। तो गतिशीलता का यहाँ से हम लोगों को जो प्रूव करने के लिए बोले थे कि इसको सिद्ध कीजिए, इस तरह से हम लोग प्रूव कर लें। आगे देखते हैं, इसी चीज में प्रयुक्त संकेतों का सामान्य अर्थ लिखिए। तो सामान्य अर्थ है तो आप बताएंगे कि आई क्या है, तो हम लोग कहेंगे चालक में प्रवाहित धारा है। फिर बताएंगे क्या स्मॉल एन क्या है, तो हम लोग कहेंगे एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉन घनत्व है। ई की मूल आवेश है, या तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, और ई प्रत्येक बिंदु पर उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता से क्या तात्पर्य है? किसी चालक की विशिष्ट चालकता एवं गतिशीलता में संबंध स्थापित कीजिए। फिर अभी ये क्वेश्चन इसके पहले आया था, तो आप लोग डिफाइन करेंगे गतिशीलता क्या होता है। हम लोग कहेंगे गतिशीलता एकांक वैद्युत क्षेत्र में जो आवेशों का अनुगमन वेग होता है उसको गतिशीलता कहते हैं। एकांक वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेशों के अनुगमन वेग को हम लोग वैद्युतशीलता कहते हैं, वैद्युतशीलता कहेंगे। और किसी चालक की विशिष्ट चालकता क्या होता है? विशिष्ट चालकता हम लोग कह सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू हम लोगों को मिल जाता है 1/ρ, है ना। सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। विशिष्ट चालकता एवं गतिशीलता में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि सिग्मा विशिष्ट चालकता, ई की वैल्यू हम लोग ई की वैल्यू जानते हैं। ई अभी इसके पहले हमने प्रूव कराया था जे बराबर सिग्मा इंटू ई, है ना। जे बराबर क्या होता है? सिग्मा इंटू ई। तो यहाँ से ई को हम लोग अगर हटा दें तो हम लोगों को यहाँ से सिग्मा की वैल्यू मिलेगा जे बाई ई की वैल्यू मिलेगा जे बाई सिग्मा, है ना। जे बाई सिग्मा लिख सकते हैं, जे बाई सिग्मा, है ना। अगर यहाँ से ई की वैल्यू इसमें रख दें तो हम लोगों को एक चीज मिलेगा म्यू इक्वल टू VD बाई जे अपॉन सिग्मा, है ना, जे अपॉन सिग्मा। तो म्यू की वैल्यू हो गया VD इंटू सिग्मा बाई जे, है ना। यही क्या है? विशिष्ट चालकता एवं गतिशीलता में संबंध। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब बड़े क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन का आंसर आपको कम से कम प्रयास करना चाहिए कि अगर उसमें फिगर दिखाई दे, फिगर जितना बना पाए फिगर भी बनाने का प्रयास करिए। बड़े क्वेश्चन का आंसर देते समय सबसे अच्छा नंबर पाने का तरीका ये है, जिसमें जितने भी प्रतीक होते हैं अगर उसके आपके डेफिनेशन, जब भी प्रतीक आए तो उसकी डेफिनेशन अगर आपको याद है तो डेफिनेशन लिख दीजिए, है ना। क्वेश्चन का जो ट्रेवलिंग टाइम होगा और जो पेजेज एरिया होगा वो बढ़ जाएगा। इसलिए ये चीजें प्रयास करना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं आता तो है लेकिन शॉर्ट में कर देते हैं तो पूरा नंबर नहीं मिल पाता। पूरा नंबर लेने का तरीका ये है कि जितने भी फिजिकल एलिमेंट उसमें प्रयोग करिए, है ना, भौतिक राशियों का फिजिकल क्वांटिटी, तो उसको डिफाइन करते रहिए, बताते रहिए कि इस चीज़ों को मैंने किया है ना। और साथ साथ अंत तक जा करके फिर एक बार जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको फिर एक बार डिफाइन कर दीजिए। फिजिकल क्वांटिटी उपयोग करते समय अगर उसका डेफिनेशन याद हो, जब जो उपयोग करिए तुरंत डेफिनेशन, अगले लाइन में डेफिनेशन, तो वही क्वेश्चंस का आंसर जो होता है वो बड़ा हो जाता है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछने का अर्थ ये है कि हो सकता है कि जितने भी उसमें भौतिक एलिमेंट हैं वो आप जान रहे हैं कि नहीं, तो आप विस्तृत का मतलब होता है जितने भी भौतिक एलिमेंट दिखाई दें आप उसको डिटेल में जो भी चीजें उसमें जानते हैं लिख दीजिए, है ना। क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है। देखिए होता क्या है कि अब ऐसा नहीं है कि मैंने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कह दिया था आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करिए उसमें लगिए डेफिनेशन डालने, ऐसा कुछ नहीं करना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कभी भी आप
प्रयोग नहीं करेंगे ऐसा, है ना। कब करेंगे? जब आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस रखेगा, है ना, सैद्धांतिक क्वेश्चंस होंगे उस पर करिएगा, है ना। और कभी भी न्यूमेरिकल जो प्रश्न होंगे उस पर नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा है तार का प्रतिरोध 8 ओम है, ठीक है, 8 ओम ले लेंगे और कह रहा दुगनी लंबाई तक खींचा जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। तो सबसे आसान तरीका में अगर लगाना चाहेंगे तो बहुत इजी तरीका है कि आप R1/R2 बराबर याद रखें L1/L2 का होल स्क्वायर, है ना, या इसको लॉन्ग फॉर्म में आंसर करना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसी चीज को आप प्रूव कर दीजिए, है ना। क्या प्रूव कर दीजिए? कह रहा है इसकी दुगनी लंबाई तक खींचा जा रहा है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि यहां पर मान लेते हैं एक तार है और इस तार का लेंथ पहले L1 है और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A1 है ना। लेंथ मान लीजिए L1, अनुप्रस्थ इस क्षेत्रफल A1 मान लीजिए। अब इसी का जो है लेंथ मान लेते हैं L2 और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A2 मान लेते हैं, ठीक है। लेंथ जो है L2 और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A2 मान लेते हैं। अब देखिएगा यहां से जब भी तार को खींचेंगे, तार से कोई भी तार खींचेंगे तो एक चीज ध्यान रखेंगे, तार का जितना द्रव्यमान, तार कोई भी तार उसको खींच दीजिए तो द्रव्यमान नहीं बदलेगा, है ना। तार का जो द्रव्यमान हो वो नहीं बदलेगा। इसका मतलब जो पहले द्रव्यमान था वही बाद में भी रहेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं खींचने से पूर्व द्रव्यमान बराबर होगा कि तार खींचने से पूर्व द्रव्यमान बराबर होगा तार खींचने के बाद द्रव्यमान, खींचने के बाद द्रव्यमान, ठीक है। अगर ऐसी चीजें ले तो हम लोगों को मिलेगा L1 A1 सॉरी द्रव्यमान बराबर क्या होता है, एक चीज और, तार नहीं बदल रहा है ना, तो घनत्व तो भी इसका नहीं बदलेगा। अगर सिग्मा या रो इसका घनत्व तो ले लें, है ना, तो इसका घनत्व तो भी नहीं बदलेगा। तो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, है ना। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन गुणे अगर घनत्व ले लें तो हम लोगों को यहां से मिलेगा आयतन बेलन का आयतन होगा, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई इंटू घनत्व रो, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई और इंटू घनत्व रो से कैंसिल आउट है। तो हम लोगों को यहां से मिलेगा L1/L2 की वैल्यू जो होगा A1/A2/A1 की क्या होगा बराबर। अच्छा, अब देखिए एक रिलेशन मिल गया लंबाई और क्षेत्रफल में। आगे इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, फिर डिफाइन कर दें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तार से तार खींच रहे हैं। तो R जो है ml, जो प्रतिरोध होता है वो होता है ml/Na²/AT। प्रतिरोध की वैल्यू आगे हम लोग देखेंगे जब हम लोग ओम के नियम का सत्यापन करेंगे तो R इक्वल टू मिलेगा ml/Na²/AT, है ना। R इक्वल टू ml/Na²/AT। अब यहां पर अगर एक चीज देखें तो ये सब चीजें कांस्टेंट है। कौन? ये सब, है ना, ये कांस्टेंट है। तो R समानुपाती है किसके? L/A के। R समानुपाती है L/A के। अगर 2 केसेस लेंगे, 2 अगर स्थितियां लेंगे तो 2 स्थितियों में जो R की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, यहां से R1/R2 की वैल्यू हो जाएगी L1/L2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पर निर्भर करेगा, इंटू इनवर्सली प्रोपोर्शनल से A2/A1। दूसरी बात A2/A1 की वैल्यू हमने क्या कहा, L1/L2। R1/R2 जो होगा वो L1/L2 का क्या हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू रख देंगे L1/L2 तो हम लोगों को मिलेगा L1/L2 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला हमने यहाँ पर उपयोग किया है और वो कह रहा है कि दुगनी लंबाई तक खींचा जा रहा है। तो R1/R2 पहले लेंथ L मान लें, बाद में 2L मान लें, तो इसका दुगना लेंथ अगर हम लोग खींचेंगे तो R1 और R2 1/4 के बराबर हो जाएगा। अब फिर बात करते हैं, यहाँ पर कह रहा 8 ओम है, प्रारंभिक प्रतिरोध कितना कह रहा 8 ओम है।
तो अगर हम लोग प्रारंभिक प्रतिरोध 8 ओम रख दें और R2 की इसके बराबर कर दें तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कितना आएगा, 32 ओम आ जाएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, आप फार्मूलास का जो प्रूफ है चाहे तो कर सकते हैं, है ना। तो आपको जो आंसर जब आप इस तरह से करेंगे तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो अगर देखेगा इस आंसर को तो प्रभावित होगा, आपको पूरे के पूरे नंबर दे सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा समान लंबाई के तांबे की दो तारों के व्यासों का अनुपात एक संबंधी 2 है, उनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी एक फार्मूला हम लोगों ने प्रूव किया है, क्या R समानुपाती है क्या L1/L2 का होल स्क्वायर। दूसरी चीज मैंने रखा कहा था A2/A1 की जगह, मन करेगा तो हम L1/L2 की जगह पर A2/A1 रखेंगे, तो यहां से हम लोगों को एक फार्मूला मिलेगा R1/R2 इक्वल टू A2/A1 का होल स्क्वायर, है ना। तो इस फार्मूले को हम यहाँ लाते हैं, क्या R1/R2 बराबर A2/A1 का होल स्क्वायर। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल देखा जाए यदि तार का वृत्तीय होता है, तार का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होता है वो वृत्तीय होता है, तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यदि वृत्तीय होता है तो क्षेत्रफल जो का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से स्क्वायर लिखेंगे तो पाई पाई से कट जाएगा और दोनों पर 2 घात ऊपर चला जाएगा, तो R2/R1 के घात जो होगा 4 घात होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब किसी तार से हम लोग दूसरा तार खींच रहे होते हैं तो जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के वर्ग के समानुपाती, आगे आवश्यकता पड़ेगा तो हम लोग यूज करेंगे, और उसकी त्रिज्या के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। ये फार्मूला हम लोग आवश्यकता लेकर भी यूज कर लेंगे। अब कह रहा व्यासों का अनुपात, जो त्रिज्या और व्यास होते हैं एक दूसरे के समानुपाती ही होते हैं, तो त्रिज्या की जगह भी हम लोग एक संबंधी 2 है, तो R1 जो D1 रिलेशन D2 का है वही R1 रिलेशन R2 का भी होगा। R2/R1 यहाँ कर रहा है तो 2/1 रखेंगे, है ना। 2/1 रखेंगे तो R1/R2 की वैल्यू 4/1 मिलेगा। अगर इसको रेशियो में लिखेंगे तो R1:R2 की वैल्यू 4 संबंधी 1 हो जाएगा, है ना। R1:R2 की वैल्यू 4 संबंधी 1 हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा एक चालक में 50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पियर तथा 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पियर की धारा बहती, चालक ओमी है या अनोमी। इसी के पहले हमने एक चीज अनोमी परिपथ का डेफिनेशन दिया था, यदि भिन्न भिन्न स्थितियों में विभवांतर और धारा का अनुपात अगर एक ही वैल्यू प्राप्त होता है तो ओमी है, अगर अलग अलग है तो अनोमी। तो हम लोग विभवांतर और धारा का अनुपात चेक कर लेते हैं। तो पहले में अगर हम लोग V/I का अनुपात देखें, पहली स्थिति में प्रथम स्थिति लिख लेते हैं या R1 लिख लेते हैं, ऐसे R बराबर V/I। ठीक है, पहली स्थिति में R1, V की वैल्यू का रहा 50 वोल्ट, 2 मिली एम्पियर अगर धारा चल रही है तो यहां से 2 × 10 के घाते कितना लिख सकते हैं, -3, है ना। तो 3 घात ऊपर चला जाएगा, अगर इसको हम भाग दें तो 2 × 10 के घाते 3 ओम आ जाए। दूसरी स्थिति में लिखेंगे V/I 60/3 मिली एम्पियर का मतलब 3 × 10 के घाते -3, है ना। तो ये आएगा 20 × 10 के घाते ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि प्रथम स्थिति में प्रतिरोध 2 यहां पर, हाँ एक चीज R की वैल्यू हम लोग यहाँ 25 लेंगे तो R2 की वैल्यू हम लोग को मिल जाए 20 × 10 के घाते 3 ओम, है ना। तो यहां से जो अनुपात है किसका आप देख पा रहे हैं, जो पहले प्रतिरोध है 25 × 10 के घाते 3, बाद में 20 × 10 के घाते 3, इसका मतलब है प्रतिरोध बदल गया। हमने विभवांतर और धारा की वैल्यू को बदला तो रेशियो बदल गया, और रेशियो बदल जाता है तो जो परिपथ होता है वो अनओमी हो जाता है। तो हम नीचे लिखेंगे कि दोनों स्थितियों में प्राप्त प्रतिरोध का जो मान है वो परिवर्तित है, अतः परिपथ क्या है, अनओमी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। करा किसी फिलामेंट का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 100 ओम है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तुरंत लिखेंगे R100 रेजिस्टेंट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 100 ओम, है ना। फिर करा 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 400 डिग्री सेंटीग्रेड तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना करा, 400 डिग्री
200 ओम का रहा है ना। करा फिलामेंट का प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बताया था कि प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, तुरंत हम लोग याद रखेंगे। प्रतिरोध ताप गुणांक को कुछ इस तरह से लिखेंगे। प्रतिरोध ताप गुणांक, कोई भी गुणांक कैलकुलेट करना पड़ेगा तो हमने बताया था वृद्धि कहां तक करा, 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया है, और प्रारंभ में कितना था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बटे प्रारंभिक गुणे ताप वृद्धि, है ना, डेल्टा टी, या ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो प्रतिरोध ताप गुणांक मान लेते हैं अल्फा है, तो आर रेजिस्टेंस एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड 200 है, रेजिस्टेंट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये 100 है, और आर 100 है ना, आर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 है, और गुणे जो ताप वृद्धि है वो कितना है, 400 तक गया, कहां से चल करके, 100 से, है ना, 100 से चल करके कहां तक गया, 400 तक जा रहा। ठीक, अगर ये 100 से चलकर 400 तक जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू जो मिलेगी 100/100 इंटू ये 300 हो जाएगा, है ना। अब इसको काट देते हैं 100 से 100, तो 1/300, और जो प्रसार गुणांक होते हैं उसका मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, यहीं पर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1/300 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, क्वेश्चन अगला देखते हैं। कह निम्न चित्र में प्रदर्शित प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ए व बी के बीच तथा 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस फिगर में हो क्या रहा है, ये इस फिगर में दिखाई दे रहा है कि 10 एम्पियर की धारा चल रही है, लेकिन परिपथ बढ़ चुका है ना, और यहां तक जाना है, और पूछ रहा है ए बी के बीच पहले तुल्य प्रतिरोध बता दीजिए, और 3 ओम, यहाँ देखिए 3 ओम दिखाई दे रहा है, और 3 ओम में धारा बता दीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जब हम लोग इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए सॉल्व करेंगे तो हम लोग ए से चलेंगे, ए से चलने पर हमें 7 ओम का प्रतिरोध दिखाई देगा, और पुनः 2 रास्ते मिलेंगे, इन 2 रास्तों में एक 3 ओम का प्रतिरोध है और पुनः एक 2 ओम का प्रतिरोध दिखाई देगा। ठीक, और पुनः ये रास्ते मिल करके कहाँ गए, 4 ओम के प्रतिरोध के पास गए और बी तक पहुंच गए। ठीक, अब ए और बी में ये फिगर बता रहा है 3 और 2 क्या है, 3 और 2 समांतर क्रम में, और जो इन दोनों का जो रेजिस्टेंस होगा R1 R2, इनके बीच जो होगा R1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 बटे R1 प्लस R2, अर्थात 3 दूना 6 में अगर हम लोग 5 से भाग देंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 5 से भाग देंगे तो 1.2 मिलेगा, अर्थात यहाँ का जो रेजिस्टेंस होगा वो 1.2 ओम हो जाएगा, और आगे जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 4 ओम है। अब हम जानते हैं कि जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, तो ए और बी के बीच हमें टोटल रेजिस्टेंस जो मिल जाएगा 7 4 11 12.2 ओम मिल जाएगा। इससे क्या होगा, आर ए बी, इसको बोलेंगे ए और बी के बीच क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। लेकिन अब बात कह रहा है कि 3 ओम में धारा भी बताइए। ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि ये जो क्रम है उस यहां से यहां तक जो धारा चलेगी यहां तक 10 एम्पियर आ जाएगी, ठीक ना, यहां तक आ जाएगी, लेकिन अब ये धारा यहीं से बटेगी, तो किस अनुपात में बटेगी, चूंकि जानते हैं समांतर क्रम में विभव क्या होता है, समान होता है, इसका मतलब 3 ओम में जो विभव होगा वही 2 ओम पर विभव होगा, और विभव बराबर क्या जानते हैं हम लोग, धारा गुणे प्रतिरोध जानते हैं। विभव बराबर क्या होता है, धारा गुणे प्रतिरोध। मान लेते हैं इस परिपथ में यहाँ जो धारा जा रही है 3 ओम में आई जा रही है, तो आपको जानना होगा कि यह 10 ओम में से आई चली जाएगी तो जो बचेगा 10 माइनस आई, जो 10 माइनस आई बचेगा वो इस रास्ते से जाएगा, तो हम लोग कहेंगे 3 ओम पर प्रतिरोध, जो चूंकि यहाँ लिखेंगे समांतर क्रम में विभव समान होता है, में विभव समान होता है। अगर समांतर क्रम में विभव समान होता है तो हम कह सकते हैं कि जो 3 ओम पर क्या है विभव होगा वही 2 ओम पर विभव होगा, है ना। अब यहां से बात करें तो प्रतिरोध गुणे धारा कितनी है, आई है, और यहाँ 2 प्रतिरोध 2 ओम है और धारा 10 माइनस आई, है ना। अगर ये ले लें तो मल्टीप्लाई करने पर 3 आई की वैल्यू किसके बराबर मिली, 20 माइनस यहाँ पर 2 आई, आई और 3 आई जुड़ जाएंगे तो 5 आई हो जाएगा, और ये 20 के बराबर होगा।
अर्थात आई की वैल्यू आएगी 5 चौक का 20, 4 एम्पियर की धारा बहे, है ना। तो 3 ओम में बहने वाली जो धारा होगी कितनी होगी, क्योंकि मैंने आई पढ़ा है, आई की वैल्यू 4 आया, तो 3 ओम में बहने वाली धारा कितनी होगी, वो 4 एम्पियर होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा 3 प्रतिरोध तार हैं, प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है, इसके संभावित संयोजन को प्रदर्शित कीजिए तथा प्रत्येक संयोजन की का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलिए 3 प्रतिरोध देखते हैं 4 ओम का। पहला देखते हैं स्थिति, तीनों प्रतिरोधों को हम लोग क्या करें, श्रेणी क्रम में लगा सकते हैं, है ना। पहली स्थिति ये हो सकती है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है, इसमें से किन्हीं 2 प्रतिरोधों को हम लोग समांतर क्रम में कर ले और एक को श्रेणी क्रम में लगा दें, है ना। तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि इन सब को समांतर क्रम में कर दें, तीसरी स्थिति, है ना। इससे ज्यादा कोई स्थितियां 3 प्रतिरोध के लिए नहीं बनेगी। अब कह रहा है इस स्थितियों को बनाने के बाद प्रत्येक संयोजन का तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो प्रत्येक संयोजन का तुल्य प्रतिरोध बताने के लिए देखिए 4 ओम, 4 ओम और 4 ओम, और हम लोग जानते हैं श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। जोड़ देंगे तो पहले वाले में 12 ओम आ जाएगा, और यहाँ पर ये क्या है, 2 ओम है और ये 2 ओम है, सॉरी 4 ओम है, ये 4 ओम है और ये 4 ओम है। 4 ओम जो होता है, हम लोग पढ़े हैं कि जब क्या हो, समान प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हों तो उनका जो प्रतिरोध होता है R/N के बराबर होता है। तो भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। 2 और 4 ओम को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। आगे देखते हैं, उसी तरह से ये समांतर क्रम है। समांतर क्रम मतलब ये 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, और समांतर क्रम में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है हम लोग पढ़े हैं R = R/N या R' = R/N। 4 है, कितनी बार है, 3, तो ये 4/3 ओम हो जाएगा, है ना। हमेशा इस चीज का रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम का याद रखिए, R' = NR, अगर ये समान है तब, और पैरेलल क्रम इन सीरीज RS और इन पैरेलल RP = R/N। ये बहुत काम का फार्मूला है, क्योंकि जो सर्किट होते हैं उन सर्किट में कई रेजिस्टेंस लगाए गए रहते हैं, और रेजिस्टेंसों को अलग अलग क्वेश्चन भाई लिख करके लगाना, कि कहें क्वेश्चन में कि 4 ओम 4 ओम 4 ओम श्रेणी क्रम में आता है तुल्य प्रतिरोध, पुनः उस परिपथ को दिखाना, तो ये थोड़ा सा कठिन पड़ता है। इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप फिगर को तोड़ते चले जाएं और अंतिम में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात हो जाएगा, है ना। कुछ चीजें हमेशा याद रखना चाहिए, श्रेणी क्रम में तो दिक्कतें नहीं होती, लेकिन समांतर क्रम में समान होगा तो इसका उपयोग कर लेंगे। और 2 प्रतिरोधों की अगर समांतर क्रम में बात करेगी तो हमेशा इसका यूज करें R1 R2 बटे R1 + R2, ठीक है। इसका उपयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। करा धारामापी अमीटर एवं वोल्टमीटर में किसका प्रतिरोध अधिकतम तथा किसका प्रतिरोध न्यूनतम होगा। चलिए इसमें क्वेश्चन में अब कंप्लीट क्वेश्चन नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा दिए गए चित्र में बिंदुओं A व B, A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। A व B, देखिए पहली बार तो रेजिस्टेंस यहाँ और यहाँ पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फिगर को हम बनाते हैं। A यहाँ पर है, तो A से जो चलने वाले जो तार हैं कितने हैं, टोटल 3 तार हैं, जिसमें से अगर देखा जाए इन तीनों तारों में, देखिएगा ध्यान से, इन तीनों तारों में जो B तक पहुंचा, पहले 2 ओम लेकर के B तक पहुंच चुका है पहला तार। फिर जो दूसरा तार है वो गया कहां पर, किसी बिंदु पर, है ना। तो किसी बिंदु पर गया, यहां से फिर 2 तार निकले हुए, और दोनों तारों में अगर देखा जाए तो एक जगह 3 ओम है, और एक तार में अगर देखा जाए तो यहाँ 2 ओम है। ध्यान देखिएगा, इसमें क्या दिखाई दे रहा, 2 ओम दिखाई दे रहा, पुनः क्या दिखाई दे रहा है, 2 ओम के बाद पुनः हमको 1 ओम दिखाई दे रहा है, और ये 3 और ये आकर के पुनः एक दूसरे से जुड़े हैं, और पुनः एक रेजिस्टेंस 1 ओम का लेकर के आए और बी पर पहुंच गए, है ना। अब देखिए ये श्रेणी क्रम दिखाई दे, तो श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं तो ये 3 ओम हो जाए। ध्यान दीजिएगा, तो ये जो रेजिस्टेंस हो गया ए से चलने वाला, ये हमको दिखाई दिया 3 ओम, और पुनः ये कितना दिखाई दिया, 3 ओम, और 2 ओम तो इस बी तक पहुंचा ही है, लेकिन ये 3 ओम अभी भी पहुंच रहे हैं किसको, 1 ओम से जुड़ने के बाद बी तक पहुंच रहे हैं, है ना। तो हमें यहाँ पर पुनः क्या कर सकते हैं, पुनः देखिए R/N ले लेंगे, है ना। R/, समांतर क्रम में R/N होता है।
अगर R बाई एन लेंगे तो 3/2 लेंगे, तो 3/2 का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना मिलेगा, 1/1.5 मिलेगा। अब 1.5 किससे जुड़ा है, 1 ओम से, और ये 2 ओम पुनः किससे जुड़ा है, B से जाकर के जुड़ा है ना। तो यहाँ पर हम लोगों को एक और इसको जोड़ देंगे रेजिस्टेंस, तो टोटल मिल जाएगा 2.5, और बट यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे A और B के बीच 2 रेजिस्टेंस केवल दिखाई दे रहे हैं, और दोनों रेजिस्टेंस में अगर बात करें तो हमने बताया था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए R1 R2 बटे R1 प्लस R2 कर दीजिए, है ना। तो 25 दूना 50 मतलब 5 ये हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 4.5, या इसको लिख सकते हैं 50/45। तो 5 दाम 50, 5 9 45, है ना। तो भाग देने पर ये कितना मिला, 10/9। यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितना है, 10/9 ओम।